नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक पुलिस स्टेशन चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा इसलिए क्योंकि वहां पर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा था। इस मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस ने सरकार को घेरने के साथ साथ अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि मौका कोई भी, सियासत अपने रास्ते तलाश ही लेती है। कब, कहां, किस बात पर और किस मुद्दे पर कितनी हवा देनी है, इस चाल को सियासत का हर खिलाड़ी बखूबी जानता है। मध्य प्रदेश में भी सियासत के खिलाड़ियों ने सुंदरकांड के पाठ को ऐसा मुद्दा बना दिया कि अब उस पर बयानबाजी तेज हो गई। मामला कानून की चौखट से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस ने इस मुद्दे को ऐसी हवा दी कि उसे हर धर्म और जाति से जोड़ते हुए बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कानून जानता हूं, मुझे परमिशन चाहिए, आपने सुंदरकांड का पाठवादी इजाजत कैसे दी? कांग्रेस का आरोप है कि भोपाल के अशोक गार्डन थाने में नरेश यादव नाम के शख्स ने जन्मदिन के मौके पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया, जो कि एक निजी आयोजन था और इसे थाने में कराया जाना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए इसे संविधान का उल्लंघन बताया और इसकी इजाजत देने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बात यही है, ये पूरी सरकार पूरे तरीके से संविधान, सर्विस कंडक्ट रूल और नियम कानून के खिलाफ है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी इनको नहीं बख्शेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिंदू धर्म से जुड़े किसी आयोजन पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हो। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते रहे दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें उनके निशाने पर हिंदू रहे। इस बार भी दिग्विजय सिंह साफ कह रहे हैं कि अगर थाने में सुंदरकांड हो सकता है तो गुरु नानक जयंती और बकरीद पर रोजा इफ्तार भी होना चाहिए। सुंदरकांड के साथ साथ जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी की दरखास्त वहाँ देंगे। मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोजा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे। थाने में होना चाहिए रोजा इफ्तार। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पुलिस की तरफ से सफाई आई, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि अनुमति के आधार पर ही सुंदरकांड कराया गया। जो अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं, यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी। पहले भी सुंदरकांड हुआ है, कभी किसी के जन्मदिन के अवसर पर इसको अनुमति दे दी गई। नियम कानून जानता हूं। इस बयान के बाद कांग्रेस को सियासत चमकाने का एक और मौका मिल गया। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से मिला और थाने में हुए सुंदरकांड के मामले में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। वहीं पुलिस कमिश्नर ने थाने में हुए निजी आयोजन को गलती मानते हुए कार्रवाई का दावा किया। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं। इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि अगर किसी एक शख्स को ऐसे आयोजन की अनुमति मिल सकती है तो दूसरे धर्म से जुड़े लोगों को भी इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। साथ ही कांग्रेसी नेताओं को भी थाने में जन्मदिन मनाने का परमिशन मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
गुरुवार को सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा और गढ़चिरौली में दर्जन भर नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई पर जवानों का हौसला बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा बयान दिया जिससे पता चलता है कि कांग्रेस को नक्सलियों के मारे जाने से सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। आखिर कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा बलों से एलर्जी और नक्सलियों से इतना लगाव क्यों है? ये उन नक्सलियों की लाशें हैं जो देश के लिए खतरा बन चुके थे, जिन्हें गढ़चिरौली में सेना के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर खत्म किया। इसी तरह की कार्रवाई जवानों ने दंतेवाड़ा में की, लेकिन यहां एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। देश की सुरक्षा में जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और कांग्रेस नेता सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को ही फर्जी बता रहे हैं। सरकार का जो रवैया है उसमें जरूर उंगली उठती है कि नक्सली बताकर जो आदिवासियों की गिरफ्तारियां हो रही है, फर्जी मुठभेड़ भी हो रहे हैं, इसकी शिकायतें लगातार आ रही है, जबकि हमारे शासन में एक बार भी इस प्रकार के प्रकरण सामने नहीं आया। कांग्रेस को नक्सलियों के मारे जाने पर इतनी तकलीफ क्यों है? भूपेश बघेल तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें प्रदेश में नक्सली खतरे का आभास भी है। भूपेश बघेल किस बिना पर कह रहे हैं कि नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है, या सिर्फ वो नक्सलियों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? पहले भी एक बार नकली मुठभेड़ की बात किए थे, लेकिन दूसरे ही दिन नक्सलियों के द्वारा लिस्ट जारी किया गया। तो इस तरह से इतने बड़े लोगों को इस तरह की सिर पैर की बात नहीं करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से सैनिकों का मनोबल गिरता है। जिन नक्सलियों के मारे जाने पर कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, उनका सच भी सुन लीजिए। ये घटना एक दिन पहले की है। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना इलाके में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई देख नक्सली मौके से भाग निकले। बाद में घटनास्थल से महिला नक्सली का शव बरामद हुआ। दूसरी तरफ गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार मिले। इन नक्सलियों के इरादे कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा बरामद हथियारों और बाकी साजो सामान से हो जाएगा। जिन आतंकियों के पास से इतनी बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए, वो कांग्रेस नेताओं को मासूम लगते हैं। उनकी मौत पर कांग्रेस नेताओं को तकलीफ होने लगती है, लेकिन नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद जवानों से इन्हें एलर्जी है। नक्सलियों पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। सोचिए, जिन नक्सलियों को कांग्रेस नादान बता रही है, वही नक्सली घात लगाकर सेना के जवानों को निशाना बनाते हैं। तब कांग्रेस नेताओं को तकलीफ नहीं होती, तब नक्सलियों पर इन नेताओं की जुबान नहीं खुलती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन के आगाज के साथ ही कांवड़ यात्रा भी दहलीज पर खड़ी है। कांवड़ रूट में कांवड़ियों की आस्था का सम्मान हो और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया। यूपी सरकार के इस फैसले का असर उत्तराखंड में भी दिखने लगा है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड सरकार के पहचान बताने वाले फैसले पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी घमासान मचा है। तीन दिन बाद भोले के भक्तों की टोली इस कांवड़ रूट से गुजरे, मगर उससे पहले यहाँ मौजूद होटल और ढाबों की तस्वीर बदल जाए। इन होटलों और ढाबों की पहचान सार्वजनिक हो जाएगी। होटल या दुकान के नाम को लेकर लोगों के मन में चल रहे कंफ्यूजन दूर हो जाए। कल ही प्रशासन के आदेश के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में ठेलों पर फल विक्रेताओं ने अपने नाम चस्पा किए, लेकिन अब प्रशासन के इस फैसले पर यूपी सरकार ने ही मुहर लगा दी। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक यूपी में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी।
हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई हो। सरकार ने इस फैसले के पीछे कांवड़ यात्रियों की आस्था के सम्मान की दलील दी और बीजेपी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहाँ से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं। कांवड़ यात्रा पश्चिमी यूपी से होते हुए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचती है। यात्रा के हरिद्वार पहुंचने से पहले यूपी सरकार की तरफ से उत्तराखंड में भी होटल और ढाबों के लिए आदेश जारी हो गया, जिसके मुताबिक कांवड़ रूट पर अस्थायी दुकानों के मालिक और वहां काम करने वाले लोगों को अपना सत्यापन करना होगा। अस्थायी दुकानों के आगे मालिक का नेम प्लेट लगाना जरूरी हो। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे अस्थायी ढाबों और होटल के मालिक गैर हिंदू होते हैं, जिसके चलते कई बार कांवड़ मेले के दौरान सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है। कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। और जो रेडी ठेली वाले हैं उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह फिलहाल बीजेपी की सरकार है और विपक्ष आरोप लगा रही है कि इन फैसलों के जरिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को सुलगा रही है और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी फैसले पर फिर से विचार करने की अपील कर रही है। कुछ दिन के बाद इस तरह के ऑर्डर्स आएंगे कि अपने फोटो भी लगाइए, अपने खानदान का भी पता बताइए, कौन कौन कहाँ रहता है, किस इलाके में रहता है, क्या नाम है, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था। ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के ऑर्डर्स मेरे ख्याल में थोड़े दिन के बाद निकलेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। हालांकि फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर यू टर्न लेने के मूड में नहीं है और अब फैसले का बचाव करते हैं विपक्ष के आरोपों को आईना दिखाने से भी नहीं चूक रहे। कई वीडियो जारी हुई हैं कि लोग थूक रहे हैं रोटियों पर, रेस्टोरेंट में थूक भी रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तब ओवैसी जी को अखिलेश यादव याद नहीं आती। आज अगर अपनी पहचान, अगर नाम की पहचान हो रही है तो आपत्ति क्या है, इसमें कोई विद्वेष नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि जी न्यूज ने पिछले हफ्ते ही कांवड़ रूट पर पड़ताल की तो सामने आया कि कई मुस्लिम दुकानदारों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोल रखे। ऐसे में त्योहारी मौसम के बीच कई बार तनाव के हालात बनने की आशंका रहती है। लिहाजा प्रशासन ने नामों पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह फैसला लिया, मगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की यह कोशिश सियासी मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ यूपी में पहचान पर घमासान छुड़ा है तो वहीं अखिलेश अपनी टीम को महाराष्ट्र ले जाकर सम्मान देने वाले हैं। दरअसल 2024 का चुनाव जीतने के बावजूद बीजेपी के लिए खास नहीं रहा, तो वहीं हार के बावजूद कांग्रेस और सपा जैसे दल का कॉन्फिडेंस पहले से हाई है। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा और अब अखिलेश यादव इन्हीं 37 सांसदों के विजय रथ पर सवार होकर समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होने जा रही है। क्या है अखिलेश का ऑल इंडिया प्लान और कैसे महाराष्ट्र में सांसदों के सम्मान के जरिए अखिलेश अपने दल की मौजूदगी पूरे भारत में दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीतकर आने वाले सांसदों का सम्मान लखनऊ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर अपने सांसदों को शाबाशी दे रहे हैं। 2024 में साइकिल को रफ्तार देकर कॉन्फिडेंस में आए अखिलेश के सांसद अयोध्या, वाराणसी या विंध्याचल में मत्था नहीं टेकेंगे, बल्कि शिरडी साईं के दरबार में जाकर आशीर्वाद लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने अपने लिए नया टारगेट सेट कर लिया है। 37 सीटों के बूस्टर डोज के बाद अखिलेश एंड कंपनी पैन इंडिया लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं
और लोकसभा सीटों के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी एसपी अब महाराष्ट्र चुनाव के जरिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्लानिंग कर रही है। हमारी पार्टी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में जो है सेकंड नंबर पर हम है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान बन चुकी है। सिर्फ एक मान्यता का सवाल है। आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय स्तर के पार्टी भी होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में ही अपने सांसदों के सम्मान का प्लान क्यों बनाया। यूपी के साथ महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां इंडी गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। समाजवादी पार्टी यहां सियासी बिखराव का फायदा उठाने की भी कोशिश में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश बीजेपी और सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की होगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण का दांव चल सकती है। इसके लिए यूपी के मुद्दे को भी भुनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई काम है नहीं। आज बड़ा मुद्दा है हमारे देश के सामने। इस देश की महंगाई का मुद्दा है। करोड़ों हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं। तो इससे लोगों को मन को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ काम करती रहेगी। बीते करीब 10 साल से 5 लोकसभा सीटों पर सिमट चुकी 31 साल पुरानी समाजवादी पार्टी के अब लोकसभा में 37 सांसद हैं और अखिलेश यादव इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र में अपने सांसदों को सम्मानित कर समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के सामने शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन होता है तो ज्यादा सीटों की डिमांड की जा सके। हमारे 37 एमपीओ का संकल्प है कि समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। वैक्यूम है, खाली जगह पड़ी हुई है, तो उसको घेरना है। महाराष्ट्र में अब तक समाजवादी पार्टी का एक ही चेहरा था, अबू आजमी। 1995 से ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब नए सिरे से विधानसभा चुनाव में पार्टी के पैकेजिंग की तैयारी की जा रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितना परफॉर्म कर पाएगी, इसके लिए अक्टूबर-नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।